हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक और वो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इस टॉपिक के कुछ वीडियोस जो है मैंने पहले भी बनाए हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से वो वीडियोस भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आपको समझना है कि ये टॉपिक स्टडी करने से पहले आपको वो टॉपिक्स की नॉलेज होना चाहिए, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So let's see that what do you mean by order of reaction? Okay. So जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा और हमने साथ में ही रेट लॉ पढ़ा हुआ है। ओके, तो चलो मैं आपको एक जनरल इक्वेशन देती हूँ। कंसिडर करो कि अगर मेरे पास में ये कोई जनरल इक्वेशन है और इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स जो है ये आपस में मिल रहे हैं टू गेट द प्रोडक्ट। टू गेट दी प्रोडक्ट, तो अभी यहाँ पर जो है हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर मैं इसी को देखती हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ से, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि अगर मैं इसका रेट कैलकुलेट करती हूँ तो रेट इज इक्वल टू के concentration of A to the power small a, concentration of B to the power small b and concentration of C to the power small c। तो अभी जो है इसमें हमने जो देखा है इसमें हम और स्टडी ये कर सकते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट्स है, ये कौन से कोएफिशिएंट्स लिए हमने? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिए। अब मैं देखती हूँ कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होता है? अब जब अगर रेट लॉ है तो रेट लॉ के बेसिस पे जो आर जो है, आर क्या होगा? आर मींस रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज, यहाँ पर मैं पी लेती हूँ, बी के कॉन्सेंट्रेशन के पास क्यू लूंगी और सी के कॉन्सेंट्रेशन के पास में आर लूंगी। अब ध्यान से समझो, ये क्या है? ए बी और सी, ये जो क्या है, ये जो होते हैं ये क्या कहेंगे हम? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या होते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। और ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो है, ये सभी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे आते हैं? ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तब आते हैं जब हमने उसको सिंपली थ्योरेटिकली ऑब्जर्व किया है, थ्योरेटिकली। और हम सेकंड ये भी कह सकते हैं जैसे P Q R, अगर P Q R है ये भी क्या है? ये भी कोएफिशिएंट्स है, बट ये हमें कोएफिशिएंट्स कैसे मिले हुए हैं? एक्सपेरिमेंटली। कैसे मिले हमें? एक्सपेरिमेंटली। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम या डिफरेंट, ये सेम हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी। तो इट मीन्स कि जब भी हमें मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी करना है या अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देखना है, रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिखाता है और लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा क्या दिखाता है? थ्योरेटिकल वैल्यूज दिखाता है। तो चलिए अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं इसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मीन्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या होता है? हम ये कहते हैं कि सम ऑफ ऑल पावर्स, सम ऑफ ऑल पावर्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, सम ऑफ द पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्या होना चाहिए? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जरूर होना चाहिए। ओके, अब जब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है हमारे पास में तो हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही
इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो देखो। अब जैसे हमारे पास में एक ये रेट लॉ इक्वेशन है, सो रेट इज इक्वल टू के, सो ए इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हमने कैलकुलेट किया। और ये पी क्यू आर क्या है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ये क्या है हमारे कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स और सिंपली हम कहेंगे पावर्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, पावर्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, सो अगर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो हम कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या, रेट लॉ में जो होता है वो हम क्या करते हैं, रेट लॉ के सभी एक्सप्रेशन में से जो भी इनकी पावर रहेगी उन सबको ऐड करना, हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टूड। अब हमें देखना है क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल वैल्यू होती है या फिर कुछ और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं या नहीं। तो चलो अभी हम स्टडी करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो अभी हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो किस टाइप के हो सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या हो सकता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब समझो इसको कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस क्या होता है। क्या होता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मींस होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ये कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड on concentration, does not depend on concentration of any reactants, does not depend concentration of any reactants, और उसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो अभी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो है इनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसे कहते हैं। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो हम देखते हैं कि ये एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने, 2HCl। अब ये क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इनके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहता है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो अब हमें ये कैसे पता चलेगा, हम देखकर तो बता नहीं सकते कि वेदर इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन और नॉट। तो जब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। तो हमारे पास उसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी ऑफ दिस रिएक्टेंट इज एक्चुअली, हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और concentration of reactants, concentration of reactants are independent of, concentration of reactants are independent, और इसीलिए इसका क्या कहा जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अलावा वहां पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है, और भी रिएक्शन हो सकती है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट, क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होती है कि जो दिखने में बहुत ही इजी लगती है बट एक्चुअल में इजी होती नहीं है वो, और इजी नहीं होती इट मींस क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट मींस वो 1, 2 और 3 स्टेप्स में जो है वो इजीली कैरी हो सकती है। ओके, सो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जो हम कहते हैं कि उसके कुछ रिएक्शन के क्या होते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ reactions can be fractional, order of reaction कैसे हो सकती है, fractional हो सकती है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये एग्जाम्पल लिया H2 और Br2 का, यहाँ HBr बना है। तो जैसे ही मैं इसका रेट देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो ये Br2 जो है ये हाफ वे ही रिएक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आई, फ्रैक्शनल। क्यों? क्योंकि मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब इसकी कैलकुलेट करूंगी तो वो क्या आएगी, एक फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी। तो हम इन सभी एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या हो सकती है, जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, या फिर हमने क्या कहा, ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकती है। तो अगर किसी के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि दैट इज रॉन्ग, राइट। तो क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फ्रैक्शन में आ सकती है उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस। तो क्या ये सिर्फ दो टाइप्स होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के? नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ जीरो और फ्रैक्शनल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय concentration of one reacting species, one reacting species, one reacting species. So for example हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास N2O5 है, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये कैसे हो सकता है डिसोसिएट, ये हो सकता है O2 में। ओके, जब ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा हम देखते हैं इसके बैलेंस हुआ या नहीं हुआ ये। ओके, सो इस तरीके से ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो मैं ये कहूंगी कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है, 1, और इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों कह रहे हैं हम इसको, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन वन रिएक्टिंग स्पीशीज। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है ये, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन depends on two reacting species. Two reacting species. So concentration is depend on two reacting species. जैसे कि अगर हमारे पास में ये रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का अगर मैं रेट कैलकुलेट करती हूँ तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये बताता है कि इसका जो रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है आपकी टू रिएक्टिंग स्पीशीज के बेसिस पे। और इसीलिए इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलो इन सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में स्टडी करते हैं। हम शॉर्ट में कैसे स्टडी करेंगे, लेट्स सी, जो हमारे लिए बहुत ही इजी रहेगा किसी भी पॉइंट को समझने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने डिफरेंट टाइप्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ स्टडी करी। जैसे हमने सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी करी थी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड हमने देखा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड नेक्स्ट वन जो था वो था सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो, अब अगर ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी किस तरीके से लिखेंगे, जैसे अगर सिंपल हम वे में देखें तो ये K इज इक्वल टू R इज इक्वल टू K, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जीरो, इट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं फ्रैक्शनल ऑर्डर में देखूंगी तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ इट कैन बी अकर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शंस
कैन बी पॉसिबल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम देखेंगे फ्रैक्शंस कैन बी पॉसिबल। थर्ड में अब हम जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यूज होती है, 1। सो इट मीन्स concentration depend on one species, concentration depend on one species। और एट लास्ट वन इज हम ये कहेंगे कि K इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर ट्रू है तो हम ये कहेंगे concentration depends on two species। Very easy, and in this way we can calculate the order of reaction। और जब भी ये एग्जाम में आएगा टॉपिक, तो ये एग्जाम में जब भी टॉपिक आएगा तो इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, क्योंकि की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो हमें अगर ये पता चल गया है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम इजीली न्यूमेरिकल्स जो है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं कि हम ये जितने भी जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शनल, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर, इन सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बहुत ही इजी ट्रिक है कि हम किसी भी रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, क्या ये जीरो ऑर्डर है, क्या ये फिर फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकेंड ऑर्डर है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। तो उस डेरिवेशन में हम क्या देखेंगे, जल्दी से देखो। यहाँ पर मैं एक जनरल रिएक्शन ले रही हूँ। सो जनरल रिएक्शन, इन दैट जनरल रिएक्शन हम ये कहेंगे कि N इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, करेक्ट। अब देखो, अब मैं क्या कहूंगी कि रेट में कैसे निकाल सकती हूँ, हमेशा रेट कैसे निकालते हैं, हम ये कह सकते हैं कि dx अपॉन dt, ये हमने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा हुआ है कि रेट इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रेट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेट k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n। ठीक है, n क्या हो गया उसका, जितने भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स होंगे। सो अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तब हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये कितना हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब ये ए मींस क्या है, ये क्या है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अब मुझे अगर x की वैल्यू, k की वैल्यू निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, dx अपॉन dt इनटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इजी, समझ में आ रहा है, समझो इसको ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इजी है। सो कि अब मुझे बताओ dx मींस क्या हुआ, अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर, देखो रेट तो हम dx अपॉन dt मींस क्या, कि कितना अमाउंट चेंज हुआ है और कितने टाइम में। और हमेशा अमाउंट किस में लेते हैं हम, ये अमाउंट जो लेते हैं वो हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, और dt किस में होता है, टाइम में, राइट। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम इनटू, हम यहाँ पर करेंगे, ये भी क्या हुआ, ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, पर ये कॉन्सेंट्रेशन है जिसकी पावर कितनी है, n। सो k इज इक्वल टू, हम ये कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन इसका 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है इसका 1। सो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस n, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n और टाइम का क्या आ जाएगा, इनवर्स। अब देखो, समझो इस कॉन्सेप्ट को समझो। अभी हमने क्या स्टडी किया कि k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर क्या आया है 1 माइनस n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू इनवर्स। अब मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन हम किस में मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं मोल पर लीटर में, इट मींस इनवर्स में, है ना। हमने कॉन्सेंट्रेशन तो हम इसी में मेजर करते हैं, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड इनवर्स में, सेकेंड इनवर्स में। ओके, तो यहाँ पर अब आप देखो, अब चलो अब हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम n की वैल्यू 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 0 फॉर जीरो ऑर्डर, n इज इक्वल टू 0 फॉर जीरो ऑर्डर, n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, n is equal to 2 for second order, and n is equal to 3 for third order reaction, third order reaction, third order reaction। अब देखो मैं कैसे, एक बार लेट्स पुट द वैल्यू 1 बाय 1। अगर हम 1 बाय 1 वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो ये कैसे होगा, देखो मोल
लीटर इनवर्स, और ये क्या है 1 माइनस एन है, तो 1 माइनस कितना आएगा पहले इसमें 0, और यहाँ आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो जब आप इसको 0 से कैलकुलेट करते हो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा 1 ही, तो यहाँ पर क्या होगा इसका, यहाँ हम लिख लेते हैं इसका फाइनली जो है हमें ये मिलेगा, ये हमें मिलता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर वो कौन सी रिएक्शन है, ये किसके लिए हमने लिखा है, ये हमने लिखा है जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए जीरो। तो अगर किसी रिएक्शन का यूनिट अगर ये है तो वो रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, जीरो ऑर्डर होनी चाहिए। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, थर्ड ऑर्डर तो क्लास 12 के सिलेबस में है ही नहीं, तो हम अभी स्टडी करते हैं इसको फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर तक के। तो यहाँ पर हमने फिर से वैल्यू ली k इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस, अब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 रखना है इसलिए 1 लिखा हमने, और सेकंड इनवर्स। अब इसको सॉल्व करो जरा क्या आता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो इस सब की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर क्या है सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो जब भी सेकंड इनवर्स होगी यूनिट होगा तब उसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर का कि क्या ये होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है मोल लीटर इनवर्स, सो 1 माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा -1। तो चलो इसको सॉल्व करके देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें माइनस वैल्यू आती है, और इसकी माइनस वैल्यू जब आएगी तो ये क्या हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर आंसर आएगा मोल -1 लीटर, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, और ये वैल्यू किस ऑर्डर की है, ये वैल्यू है आपकी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कांस्टेंट्स की वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स इस इजी बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू जो दी गई है के की, के मींस कांस्टेंट, तो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, या फिर थर्ड ऑर्डर होना चाहिए। समझ में आया या नहीं? ओके, अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव दिस टू क्वेश्चंस, और ये दोनों क्वेश्चंस किस बेसिस पे है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और एकदम क्वेश्चन देख के पहले तो हम डर जाते हैं कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ के अगर करते हो, को रिलेट करोगे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन, एक रेट लॉ दिया है उन्होंने फॉर अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, और फिर उन्होंने ये एक इक्वेशन दे दिया है हमें कि भाई इस तरीके से जो है इसको एक्सप्रेस किया जाता है, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 एंड NO2, और सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम वो रेट लॉ इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये क्या है, रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ आ जाएगा Cl2 और यहाँ होगा NO2 स्क्वायर। अब देखो अभी इन्होंने क्या पूछा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2। इसका मीनिंग ये है कि Cl2 की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, Cl2 की अकेले की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो Cl2 की अकेले की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम ये लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl2। कितनी है Cl2 के, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ है 1। अब हम देखते हैं सिमिलरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2। NO2 के ऊपर कितना दिया है, यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो ध्यान से 2, और इसीलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। ओवरऑल ऑर्डर, और ओवरऑल ऑर्डर के लिए क्या होता है हमेशा, सम ऑफ पावर्स। तो ये कितना है पावर्स इसका 1, और ये कितना है 2, तो ये कैसे हो जाएगा 1 + 2 = 3।
तो ये हो गया है इसका आंसर। है ना बहुत इजी, बस उसको समझने की जरूरत है। ओके, चलो अब हम देखते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया। और देखो, कोई भी न्यूमेरिकल्स की जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने हमें के की वैल्यू दी है और ये पूछा गया है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अभी हमने 5 मिनट्स बिफोर हमने एक छोटा सा डेरिवेशन देखा था। याद आ रहा है क्या वो डेरिवेशन? यहाँ पर हमने जस्ट फॉर नॉलेज हम लिख लेते हैं, हमने क्या लिखा था? हमने ये देखा था यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन था, और या कॉन्सेंट्रेशन से भी ज्यादा हम कहेंगे मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ ब्रैकेट में क्या था? n माइनस वन, वन माइनस एन, वेरी गुड, 1 - 1, और यहाँ पर था सेकेंड इनवर्स। अब इसी में हमें वैल्यू पुट करके देखनी है। और अब देखो यहाँ पर कितना आया? लीटर है, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स है। सेकेंड इनवर्स तो आ गया है, अब लीटर की वैल्यू नहीं है। तो चलो इसमें हम चाहे तो हम 0, 1 और 2 वैल्यूज लिख के देख सकते हैं। अभी जो है मैं इसमें क्या करूंगी, ये देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर लिख लेते हैं मोल लीटर इनवर्स, ये 1 - 2 लिख लेती हूँ। जैसे मैं इसको 1 - 2 लिखती हूँ, आंसर ये आएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। और ये किसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सेकेंड, और ये है हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि हमने n की जगह क्या लिखा था? 2 लिखा था। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये तो और भी इजी है। देखो, ये n की जगह ये अगर वैल्यू अगर कितने हो गई, सिमिलरली हम यहाँ पर भी करके देख सकते हैं। मोल लीटर इनवर्स से यहाँ पर कितना कहा उसने? 1 - n सेकेंड इनवर्स। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखती हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू जो है 1 - 1 होगी एंड सेकेंड इनवर्स। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? सेकेंड इनवर्स। सो इसका आंसर जो है, यहाँ पर कितना आंसर था इसका? सेकेंड, और यहाँ पर जो है इसका आंसर है फर्स्ट। आंसर कितना है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? फर्स्ट। कहां से हमने देखा? बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज 1। एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में और इस चैप्टर के 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, बस हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये जितना भी आज के टॉपिक में मैंने कवर किया है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिन सबको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वो सभी लोग लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।